एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस का फिजिक्स का सेट पेपर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले का एक सेट पेपर हम इसके पिछली की क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है तो आप लोग जाकर के वो क्लास देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वाली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर इसमें एसएससी के क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन लिया है, और भी एग्जाम्स के हैं। एसएससी के यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं और एग्जाम्स का मेंशन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल अर्थात ब्रेकिंग फोर्स जो है कितना होगा। तो देखिए, ब्रेकिंग फोर्स हमेशा जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो गति होती है, उससे डबल होता है। तो गति 2 गुनी कर रहे हैं तो ब्रेकिंग फोर्स जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक सुई, लोहे की सुई जो है पानी पर क्यों तैरती रहती है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है, तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से समझिए कि पानी की सतह पर एक हल्की सुई जो कि रखी जाती है, लोहे की बनी हुई होती है, वो उस पर क्यों तैरती रहती है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो जो पानी की सतह का पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो सुई है वो तैरती रहती है पानी की सतह पर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम पलायन वेग जो आवश्यक होगा रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि पलायन वेग वो न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वो जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसको पार कर जाता है। ठीक है, और वो वापस नहीं आता है। अगर पृथ्वी तल को देखिए, पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु को 11.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के अगर फेंका जाता है तो वो वस्तु जो है जिस दिशा में फेंकी गई है उसी दिशा में ऊपर चली जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और वापस पृथ्वी के तल पर नहीं आएगी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 11.2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा। तो पानी का जो स्तर है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और जो जल का घनत्व है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा। देखिए, अभी पीछे ही बताया है, पहले आयतन घटेगा फिर उसके आयतन में वृद्धि होने लगेगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो उसका आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होगा और उसके बाद जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आयतन बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बर्फ के 2 घनों जो क्यूब्स होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या होता है। बल से आपस में जुड़े रहते हैं। तो यदि उन पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है जो कि ससंजक बल से ज़्यादा होता है या सहसंयोजक बल से ज़्यादा होता है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑटोमोबाइलों में, मतलब मोटर कार इंजनों की बात कर रहे हैं मैं, हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो जो ऑटोमोबाइल की ब्रेक्स होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, उनमें पास्कल का नियम काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब पास्कल का नियम क्या होता है, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, पास्कल के जो है 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो है समान होता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा पास्कल का
पहला नियम। पास्कल का दूसरा नियम हो जाएगा, किसी बंद बर्तन में किसी द्रव के किसी भी भाग पर, जैसे मान लीजिए ये एक बंद बर्तन है और इसमें ये द्रव भरा है, पानी भरा है, इसके द्रव के किसी भी भाग पर कोई भी बल लगाया जाता है, यहाँ पर कोई भी बल लगाया जाए तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में ये जो बल है वो संचारित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी नियम पर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं वो कार्य करती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि वायु दाब मापी यंत्र, जिसको बैरोमीटर कहा जाता है, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, कि रीडिंग में अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो यह संकेत किसका है? मतलब जो बैरोमीटर है उसकी रीडिंग जो है अचानक से नीचे गिरने लगे तो क्या होने वाला है? आंधी तूफान आने वाला होता है जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिरने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अर्थात जो रीडिंग होती है वो एकाएक नीचे गिरने लगती है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे नीचे गिरती है, धीरे धीरे नीचे गिरती है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पाठ्यांक अर्थात उसकी जो रीडिंग है तो क्या रहेगा? दिन बिल्कुल साफ रहेगा, खिली खिली धूप रहेगी, सनी मौसम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब सहसा बस मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गति का जड़त्व। जड़त्व के कारण ही जो बस में खड़ा हुआ यात्री है जब बस मुड़ती है तो बाहर की ओर गिरने लगता है। होता क्या है, जब बस अचानक से मुड़ जाती है, आप लोग भी कभी बस में खड़े हुए होंगे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। और अगर आप लोगों को न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? केशिकात्व की परिघटना होती है, हम सब ने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई द्रव किसी केश नली में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है या नीचे गिरने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। और ये केशिकात्व किसकी वजह से होता है? द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो केशिकात्व की प्रक्रिया पर आधारित कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कैपिलरी में द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ना, लांटेन में तेल ऊपर की तरफ चढ़ना, तेल की बत्ती का जलना, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये सारी केशिकात्व की प्रक्रियाएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि जो तेल है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं बेसिकली पदार्थ की, तो ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, द्रवों में उससे कम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो जो द्रव के अणु हैं वो आपस में ससंजक बल की वजह से जुड़े रहते हैं। तो जब तेल उस पर डाला जाता है तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो इतना कम होता है और द्रव स्वतंत्र अवस्था में पृष्ठ तनाव में रहता है। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल में जब कोई भी द्रव किसी दूसरे द्रव पे फैलाया जाता है तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो जल सिकुड़ने लगता है और जो तेल होता है तेल फैलने लगता है। इसी वजह से क्या होता है, तेल पानी की सतह पर फैल जाता है। ठीक है, जो बल है पृष्ठ तनाव के कारण डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, इसलिए तेल फैल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तब क्या होगा? तो देखिए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पृथ्वी पर भार जो है वस्तु का, जब वो चांद पर पहुंचेगी तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा और भार बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी से जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है। द्रव्यमान ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इसको m से डिनोट करते हैं। और आप लोगों को पता है जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या है? Gm से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और Ge हो गया यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये 1/6 होता है चंद्रमा का। ठीक है, तो 9.8 इंटू 1/6 करेंगे जब हम, तो
जितना भी भार होगा वो इतना आपका जो भार है वो कम हो जाएगा चंद्रमा पर जब किसी वस्तु को ले जाया जाएगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समुद्र के जल में तैरना आसान होता है एज कंपेयर टू नदी के जल में, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए कोई तैराक है वो समुद्र के जल में तेजी से तैर लेता है, लेकिन उसी स्पीड से वो नदी में उतनी तेजी से नहीं तैर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किसके द्वारा रखी जाती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा रखी जाती है, गुरुत्वीय बल के द्वारा रखी जाती है, ठीक है। अगर गुरुत्वीय बल नहीं होगा तो वायुमंडल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? बॉल बेयरिंग वो जो बीच में लगा होता है ना पहिए में गोल गोल, जिसके चारों तरफ पहिया घूमता है, उसका काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। अब गतिज घर्षण और बेलन घर्षण क्या होता है? देखिए, गतिज घर्षण गति के कारण उत्पन्न होता है, बेलन घर्षण जो होता है कोई भी चीज़ कोई भी सर्कुलर मोशन में जो आर्टिकल है वो घूम रहा होता है तो उसके कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको बेलन घर्षण कहेंगे। तो पहिया जितनी तेजी से घूमेगा उतना ही ज़्यादा तेज साइकिल चलेगी, ठीक है। तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है कौन? बॉल बेयरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जितनी भी आर्द्रता वायुमंडल में होती है उसको जल वाष्प की मात्रा होती है उसको उसकी आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा? मरकरी के पात्र में जब कोई स्टील से बनी गोलाकार गेंद जो है डाली जाएगी तो वो मरकरी के पृष्ठ के ऊपर तैरने लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? जो मरकरी है उसका पृष्ठ तनाव स्टील की गेंद से ज़्यादा है और इसका पृष्ठ तनाव कम है स्टील की गेंद का, तो क्या होगा? मरकरी के ऊपर ये बॉल ऐसे तैरेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है पानी का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक साबुन, ठीक है, साबुन या फिर जो हमारे सर्फ एक्सेल लिक्विड सोप्स होते हैं इनको हम अपमार्जक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है? द्रव उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण होता है? तो दूध को जब मथा जाता है, आपने मथानी देखी होगी, देखिए इस तरीके से उसका कुछ ऐसा आकार होता है मथानी का, और ये भगोना है, इसमें अगर इसको कंटिन्यू घुमाया जाए एक सर्टेन टाइम के लिए तो क्या होगा कि जो दूध के अंदर की क्रीम होगी वो आकर के यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। और ये किस वजह से होगी? अपकेंद्रीय बल के कारण होगी। किसकी वजह से होगी? अपकेंद्रीय बल के कारण। तो दूध के मथने की प्रक्रिया को हम लोग स्किमिंग भी कहते हैं। कभी कभी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में मथने की जगह स्किमिंग लिखा हो तो इसको सेम चीज़ है ये, दूध को मथना या स्किमिंग, ठीक है। आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, जो दूध के पैकेट्स होते हैं, जब आप बाजार से नमस्ते इंडिया या अमूल या मदर डेयरी का कोई भी दूध लेकर के आते हैं पैकेट, तो उस पर लिखा रहता है स्किम्ड मिल्क, ठीक है। स्किम्ड मिल्क मतलब वो विदाउट क्रीम का दूध होता है। अब जो अपकेंद्रीय बल होता है ये इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा में एक साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। अब हम बात कर लेते हैं इन चारों के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन को भी आप जानते हैं ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, और ये जो न्यूट्रॉन होता है H+ होता है, अल्फा कण ऐसे होता है। तो जो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होने वाली है, जो सबसे अधिक संवेग होने वाला है, तो वो अल्फा कण का होगा। देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, K = 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहीं से हम निकाल लेंगे संवेग, ठीक है। संवेग निकल आएगा
तो सबसे ज़्यादा संवेग किसका होने वाला है? अल्फा कण का होने वाला है, क्योंकि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी है? अल्फा कण की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर घुमाया जा रहा है और ऊर्ध्व पकड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो बोतल की गर्दन के पास बुलबुले जो है इकट्ठे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है तो उस पर कौन सा बल लगने वाला है? अभी हमने बात किया था, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगने वाला है। तो बुलबुले सारे गर्दन के पास इकट्ठे होंगे बॉटल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण कैसा हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, क्योंकि केंद्र से दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो रेल का भार जो है क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके, इसलिए उनको वक्रों पर किनारे से लगाई गई होती हैं। बैंक की गई का मतलब होगा किनारे से लगाई गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो जो पात्र का तल का क्षेत्रफल है, पात्र जिसमें ये लिक्विड भरा है, इसका क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए होगा, ठीक है, अगर दाब की गणना करना चाहें तो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये किस तरीके से होने वाला है, अब इसको समझने का प्रयास करिए। यदि किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसको निर्धारित करने के लिए ये जो पात्र है, जो ये बर्तन है, इसका क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है? क्योंकि जो द्रव है वो इसकी ऊंचाई चाहिए होगी हमें, द्रव का घनत्व चाहिए होगा जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, और पात्र के तल पर कितना गुरुत्वीय त्वरण है, जी चाहिए होगा। ये 3 चीज़ें हमको चाहिए होंगी, हमको इसका एरिया नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो मान लीजिए ये कोई छत है और यहाँ से ये पत्थर फेंका गया है, ये पत्थर और ये ज़मीन है, आपकी सरफेस है, तो जब वो पत्थर ज़मीन से ठीक ऊपर होगा, बिल्कुल पहुंचने ही वाला होगा, उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा तब होगी, और जैसे ही वो तल को छुएगा जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टैटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो जो पानी की बूंदें हैं जब किसी तेल वाली जगह पर गिरती हैं तो वो चिपकती नहीं है, तैरती रहती हैं, उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। तेल क्या होता है, पानी की सतह पे स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए पानी की बूंदें सतह पर चिपकेंगी नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, और माइक्रोन को ऐसे लिखते हैं, तो इसकी यूनिट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी का मतलब ऐसा बल जो कम होता जाएगा, ठीक है, जो घर्षण बल होता है वो क्षयकारी बल होता है। जैसे कि कोई 2 वस्तुएं जब आपस में रखी हैं टच करके, तब घर्षण बल यहाँ पर अधिकतम होगा, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे से दूर हटेंगी तो घर्षण बल कम होगा, और घर्षण बल की जो दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के सदैव विपरीत होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सी स्थूलता के 2 पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड x ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड जो y है वो समतल फेंका गया है, तो दोनों जमीन पर पहुंचेंगे तो उनकी हमें बतानी है जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसी होगी। तो दोनों के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो समान होगी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। जब
दोनों एक ही जगह से फेंके जा रहे हैं, मीनार की चोटी से, ये कोई मीनार है, यहाँ से फेंके जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो दोनों का क्या है, ऊंचाई समान है। तो जब ऊंचाई समान होगी तो दोनों में स्टैटिक एनर्जी भी समान होगी, तो जब स्टैटिक एनर्जी समान होगी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो भार की इकाई क्या नहीं है? डाइन नहीं है। डाइन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाइन किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? बल की यूनिट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रतिहिम का मतलब ये हो गया, रेडिएटर में सर्दियों में क्या होता है, पेट्रोल डीजल जमने लगता है, कौन सा पदार्थ डालते हैं जिससे कि डीजल और पेट्रोल दोनों ही जमे ना? तो ये हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल और H2O। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विमा MLT किसके अनुरूप है? हमको यहाँ पर बताना है कि MLT किसकी विमा है। तो MLT जो है आपका, ये विमा हो जाएगी बल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई बांध या पुल होता है जो नदी के अंदर बना होता है, उसके ऊपरी हिस्से दीवार के तो उतने मोटे नहीं होते हैं जितने कि निचले हिस्से। जैसे जैसे दीवार नीचे की तरफ बढ़ती है वो मोटी होती जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दीवार की गहराई के साथ साथ दीवार पर डाले जाने वाला जो दाब है, किसी पानी के द्वारा डाले जाने वाला जो दाब है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा सह कोट जैसे मतलब कि रेनकोट और तंबुओं के लिए सामग्री जल सह गुण का स्रोत क्या होता है? वाटर रेजिस्टेंट सामग्री का क्या गुण होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल उनके ऊपर गिरे और लुढ़क जाए, ठीक है, वहां पर इकट्ठा ना हो, तो उसका पृष्ठ तनाव जल का जो है कम होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्ष गुरुत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो सापेक्ष गुरुत्व पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होगा? तो एक दाब मापी को जब किसी बेल जार में रखा गया है, तो बेल जार से जब वायु धीरे धीरे निकलेगी तो दाब मापी के इर्द गिर्द, जैसे ये दाब मापी है इस तरीके से कुछ, इसके अंदर क्या होगा, दाब कम होने लगेगा, ठीक है, दाब कम होने लगेगा। तो दबाव में कमी होने के कारण पारा जो भरा होगा वो फैलने लगेगा। जब पारा फैलने लगेगा तो पारे का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो विलोडन मतलब स्पिनिंग, ठीक है, वो श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। श्यानता क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बुक कहते हैं इसको, विस्कोसिटी, इसी को श्यानता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी द्रव को, अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो जब किसी पिंड को, मान लीजिए ये कोई टब है, इस टब में एक हम पत्थर डुबाते हैं, नहीं पत्थर नहीं, एक बॉल डुबाते हैं, एक ये बॉल लेते हैं, ये डुबाते हैं, ये पानी भरा है इसमें, तो जब इस पानी में एक बॉल को डुबाया जाएगा तो जो बॉल का भार है ये तो इसको नीचे धकेलेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन पानी पर की तरफ से इस पर एक बल लगाया जाएगा जो कि उल्टी तरफ लगेगा, जो कि इसको ऊपर धकेलेगा, ठीक है। तो इसी बल को उत्क्षेप बल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्क्षेप और भार दोनों बल लगेंगे तो 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, प्लवनशीलता का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। तो जो वस्तु का भार होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको नीचे धकेलता है, और उत्क्षेप, जिसको उत्प्लावन बल भी कह सकते हैं, उत्प्लावन बल के कारण ये जो है द्रव
वस्तु को ऊपर धकेलता है। तो अगर कभी आप में से किसी ने कुएं से बाल्टी को खींचा हो तो ये ऐसा महसूस करते हैं हम कि जब भी बाल्टी जब तक कि कुएं के पानी के अंदर रहती है तब तक हल्की महसूस होती है, और जैसे ही वो पानी से बाहर आती है वो भारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पे उत्प्लावन बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, उसकी जो विमीय सूत्र है, उसकी विमा है, वो हो जाएगी ml-1 L3T-2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको अगर कभी ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर m-1 L1 T2, ये सारा इनटू में है। ठीक है, और इसके अपॉन में हो जाएगा m1 m2। ठीक है, m1 इंटू m2। तो ये किसका हो जाता है? ये जो न्यूटन का नियम है गुरुत्व का, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है, और यहीं से आपको मिल जाएगा m-1 L3 और T-2। ठीक है, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर m1 m2 आइडेंटिकल मान लिए जाते हैं, m1 m2 जो हैं इनको आइडेंटिकल मान लिया जाता है, तब आपको यही वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये वाला जो है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में ये 42 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे मैं उनका 40+ क्वेश्चंस का ही कलेक्शन बनाने का प्रयास करूंगी, और आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।